मैं प्रोफेसर अनिल कुमार जैन, अधिष्ठाता शैक्षिक अध्ययनशाला डॉक्टर हरि सिंह गौड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश के एमआरसी स्टूडियो में प्रोफेसर यतेंद्र सिंह सिसोदिया आज हमारे बीच हैं। आप निदेशक मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन से हमारे बीच पधारे हैं। सर, मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार और स्टूडियो के निदेशक के माध्यम से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। प्रोफेसर सिसोदिया आज हमारे बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर अपना प्रकाश डालेंगे और विशेष रूप से हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप एक लंबे समय से इस मध्य प्रदेश प्रांत में एक ऐसी उच्च कोटि की संस्थान में अनुसंधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव की अनुभूति है कि आप हमारे बीच हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसंधान के कुछ आयामों पर एक नवीन विचार रखती है। उस नवीन विचारों के लिए विश्वविद्यालय अपने आप को कैसे तैयार करें, उस संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में चतुर्थ वर्ष में अनुसंधान की बात करती है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेके अनुसंधान को किस तरह से वह अपनाएं और आगे शोध के क्षेत्र में अपना जीवन बनाएं, उस पर कुछ विचार रखें सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसंधान को लेकर विशेष बात करती है और इसमें जब 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातक ऑनर्स विथ रिसर्च की बात कही गई, तो उसके पीछे जो पूरी पृष्ठभूमि है वो ये है कि किस तरह से हम बहुत आरंभिक वर्षों से ही छात्रों के अंदर अनुसंधान की अभिवृत्ति को किस तरह से लाने का प्रयास करें जी। और मुझे लगता है ये जो पूरा पाठ्यक्रम जिसका कि निर्माण किया जा रहा है, उसमें जब हम बहुत आरंभिक स्तर पर अनुसंधान के जो विभिन्न आयाम हैं, यदि उनको हम पढ़ा रहे हैं और उस समय यदि छात्र की अभिरुचि अनुसंधान जैसे विषय की ओर अगर बढ़ती है, तो उन छात्रों के लिए ये विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा कि वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में चौथे वर्ष अनुसंधान के विभिन्न आयामों को जानकर समझकर अपने आप को अनुसंधान के लिए तैयार कर सकता है। और इसमें जो एक सबसे बड़ा आयाम यह होगा कि हम कई बार यह अनुभव करते रहे पूर्ववर्ती वर्षों में कि स्नातकोत्तर के उपरांत भी अनुसंधान के बहुत आधारभूत आयामों को लेकर भी कई बार विद्यार्थियों की समझ उतनी विकसित नहीं होती रही है जितनी कि हो जाना चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा NEP 2020 है, ये जब स्नातक स्तर पर अनुसंधान को लेकर आएगा और इसमें जब चौथे वर्ष में वो छात्र या छात्रा अनुसंधान के उन विषयों को समझेंगे, तो हम उन छात्रों को उस समय ही चिन्हित कर पाएंगे जिनका कि भविष्य में रुझान या झुकाव अनुसंधान की तरफ है और वो शायद आगे चलकर। मैं आपसे निवेदन करूं, क्या हम ऐसा मानते हैं कि चतुर्थ वर्ष में जब वो अनुसंधान में प्रवेश करे, तो क्या हमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में भी उसकी एक अनुसंधान के प्रति सोच बने, उसके लिए क्या हमें पाठ्यक्रमों में कोई उचित स्थान देना चाहिए जिससे बालक एकदम हिचकिचाए नहीं कि मुझे क्यों कराया जा रहा है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लगभग प्रतिवर्ष एक पर्चा जो है वो शोध प्रविधि पर आधारित होना चाहिए जी। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण आयाम है जिसकी मुझे लगता है चर्चा होना चाहिए और जिस पर सार्थक बहस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जब शोध प्रविधि के रूप में बिल्कुल विषय प्रवेश के समय उसको किस तरह की शोध प्रविधि के विभिन्न आयामों को बताएंगे, तो इसमें जो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, प्रविधि और विधि से आरंभ करते हुए उसके सैद्धांतिक और अवधारणात्मक विचारबंधों से आरंभ करते हुए जितने भी महत्वपूर्ण आयाम हैं, यदि हम उसकी थोड़ी थोड़ी समझ उन आरंभिक 3 वर्षों में यदि देते हैं, तो जब वह चतुर्थ वर्ष अनुसंधान के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होगा, तो तब तक वह तय कर चुका होगा कि अनुसंधान की दृष्टि से उसकी समझ कितनी विकसित हो गई और वो कैसे आगे बढ़ सकता है। मतलब मूल रूप से हम ये माने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है जी। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रमों की रचना संरचना इस तरह से करना चाहिए कि वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो जी, बिल्कुल। और वो विधाएं हैं वो विषय की प्रकृति के अनुरूप निर्मित करनी आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों के जितने भी ये अलग अलग जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, उनको गहनता से एक वैश्विक पृष्ठभूमि से
को ध्यान में रखते हुए और भारतीय ज्ञान परंपरा जी। का सम्मिलित करते हुए एक ऐसी विधाओं की रचना करनी चाहिए जो अनुसंधान के जो परिणाम हैं वो समाज के लिए उपयोगी हों। तो आप क्या मानते हैं कि क्या बालक जो चतुर्थ वर्ष में जो अनुसंधान करेगा तो क्या ऐसी शोध जो पीएचडी स्तर पर है वहाँ तक वो परिपक्व होकर पहुँचेगा? निश्चित रूप से इसकी ये भी पृष्ठभूमि है कि अब हम जब भारतीय संदर्भ में अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो हमें ऐतिहासिकता का बोध किस तरह का है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक समझ का स्तर क्या है जी। हमारी जो देशज ज्ञान परंपराओं का किस तरह से आलोक होना चाहिए अनुसंधान में, ये सब चीज़ें जब हम समझेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी संस्कृति के संदर्भ में जब हम आरंभिक वर्षों में हमारे विद्यार्थियों को जब ये बात बताएंगे तो वो अभी हमारे सामने बड़ी चुनौती यह भी है कि क्या हम इतना अनुसंधान कर रहे हैं जितना कि इस देश की व्यापकता को देखते हुए, विविधता को देखते हुए उन तमाम प्रश्नों को संबोधित करने के लिए होना चाहिए। शायद ये प्रश्न हमारे सामने अनुत्तरित है क्योंकि हमारे यहाँ अनुसंधान संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम है। यदि इसका प्रवेश स्नातक स्तर पर होता है और फिर हम विषयों के चयन से लेकर विषयों के प्रविधिगत प्रश्नों से लेकर हम भारतीय जो प्रविधिगत संदर्भ है उनको लेकर किस तरह से सामुदायिक सामूहिक अनुसंधान की पारिस्थितिकी का निर्माण कर पाएंगे, और यदि वो अनुसंधान की संस्कृति और अनुसंधान की पारिस्थितिकी यदि हमारे आरंभिक वर्षों में छात्रों के अंदर प्रवेश करती है हमारे अकादमिक परिसरों में, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बेहतर अनुसंधान के माध्यम से बेहतर राष्ट्र और बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपका जो ये संदेश है हमारे विद्यार्थियों तक निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारे जो परिणाम हैं वो अभी समाज उपयोगी नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब तक ये समाज उपयोगी नज़र नहीं आए और व्यावसायिक परिक्षेत्र में उनके परिणाम समाज को लाभप्रद नहीं हो तब तक उस अनुसंधान का कोई महत्व नहीं होता। और शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें इसी बात की ओर उल्लेखित करती है कि चतुर्थ वर्ष तक हमारे विद्यार्थी को इतना परिपक्व बना दें कि उस जो जिस विषय में वो शोध करे वो शोध इस समाज को उपयोगी सिद्ध हो सके। एक और इसके साथ साथ एक डर जो अभी समाज में व्याप्त है, शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो संदेश देना चाहती है, जिस मूलभूत भावना से लेकर वो बनी हुई है, वो अभिभावक तक नहीं पहुंच रही है जी। और अभिभावक अभी तैयार नहीं है कि मैं मेरे विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष में अनुसंधान की और मैं क्यों ले जाऊं। तो हमें क्या करना चाहिए इन विश्वविद्यालयों में कि हम अभिभावकों को भी आत्मिक रूप से, भावात्मक रूप से इस तरह के नए आयामों की ओर आकर्षित कर सकें? नहीं, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि एक समाज के रूप में जब हम अभिभावक के रूप में या समाज के सजग नागरिक के रूप में जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी तरीके से शैक्षणिक व्यवस्थाओं को देखते चले आ रहे हैं और उसके कारण हमने कई बार जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय हो सकते हैं जिन पर हमने हमारे जो सर्वोत्कृष्ट दिमाग हैं जिनका कि उपयोग अनुसंधान में होना चाहिए ताकि वो राष्ट्र को बेहतर बनाने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, तो कहीं न कहीं ये बातें हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से उन अभिभावकों तक पहुंचना चाहिए और ये प्रक्रिया बहुआयामी हो सकती है। उसमें जहां हमारे विश्वविद्यालय परिसर उनको समझाने का प्रयास करे, वहीं छात्रों के अंदर जो रुचियां पैदा होगी और यदि वो अपने माध्यम से अपने अभिभावकों को इस बात के लिए संतुष्ट कर पाए कि शायद इन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी वो एक बेहतर जीवन का विकल्प चुन सकते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाएगा और राष्ट्र के जीवन को बेहतर बनाएगा, ये विचार यदि उनके अंदर प्रवेश करेगा तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका आने वाले समय में बहुत उपयोगी हो सकता है। शायद आपके जो विचार हैं मुझे लगता है कि हमें उसको इस रूप में समझना चाहिए कि हमारे जो विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में जो छोटे छोटे अनुसंधान करते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो पीएचडी लेवल पर हों, जो छोटे अनुसंधान करते हैं और वो समाज उपयोगी हैं, तो ऐसी सक्सेस स्टोरी हमें विश्वविद्यालयों के माध्यम से समाज को प्रदत्त करनी चाहिए। बिल्कुल, तब ही वो आकर्षित हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस पर बात कर रही है वो उन तक पहुंच पाएगी। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम एक और बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की। तो जो वो बहु अनुशासनीय जो अनुसंधान के क्षेत्र की हम बात करते हैं, किस तरह से वो उपयोगी होगा आने वाली पीढ़ी के लिए? अब उसकी आवश्यकता शायद सबसे ज़्यादा है।
जी। क्योंकि अब समाज जितना जटिल, वैश्विक पटल पर जिस तरह के प्रश्न हैं, यदि उनका समग्र रूप से कोई समाधान किया जाना है, उनके कोई उत्तर खोजने का प्रयास करना है, तो अब हमें हमारे विषय की छोटी सीमाओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और बाहर निकलने का तरीका यही है कि हम अंतर अनुशासनिक, परा अनुशासनिक जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के आइडिया को आगे लेके आए। अब वो समय आ गया है जब हमें, अगर मान लीजिए समाज के कोई बड़े प्रश्न हैं और उन प्रश्नों में जहाँ एक और हमें विज्ञान और तकनीकी की समझ होना चाहिए, लेकिन जब तक हम भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय संदर्भ में उस विषय को नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक वो पूरा नहीं होगा। और इसलिए अब वो समय आ गया है जब हमें विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे महत्वपूर्ण 5 उप विषयों को एक जगह लाकर एक ही विषय को विस्तृत रूप से देखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसका काम केवल हमारे द्वारा बहुअनुशासनिक, परा अनुशासनिक और अंतर अनुशासनिक अनुसंधानों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जी जी। तो शायद इसे लगता है मुझे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात करती है जी। कि विद्यार्थी को लगा कि प्रथम वर्ष में मैंने ये अध्ययन कर लिया और मुझे यहाँ पर इस तरह का एक क्षेत्र मिल रहा है जिसमें मैं अपनी विशेषताओं को मैं वहाँ प्राप्त कर सकता हूँ। तो प्रथम वर्ष करने के पश्चात वो एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले, एक डिप्लोमा प्राप्त कर ले। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर जो बात कर रही है, और इसमें भी अभी अभिभावकों को एक डर है, और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों में भी अभी वो आत्मविश्वास का संचार नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या विचार रखते हैं, हमें किस तरह से इस डर को दूर कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का संदर्भ यह है कि हर व्यक्ति क्यों वही पुराने तरीके से पहले स्नातक करे, फिर स्नातकोत्तर करे, और फिर अगर उसको ठीक से वातावरण मिले तो वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी प्रवेश करे। मुझे लगता है ये तय करने का समय उसके पास यदि प्रथम वर्ष में ही है कि अब उसको इससे ज़्यादा अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता नहीं है और वो शायद जीवन में कोई कौशल विकास की किसी गतिविधि में सम्मिलित होकर अपने लिए आजीविका का या उद्यमिता का काम कर सकता है, तो वो 1 साल के डिप्लोमा के बाद बाहर निकल जाए। उसके बाद नहीं लगता है कि उसको सर्टिफिकेट कोर्स के बाद में उसको बने रहना है, तो वो तभी बना रहे जब उसको लगता है कि उसकी रुचियाँ बनी हुई है, तो वो डिप्लोमा करे। उससे आगे उसकी रुचियाँ बनी रहती तो वो स्नातक करे। यह अनिवार्य रूप से सभी लोगों का लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रहना, जबकि उसकी रुचियाँ उस तरह की नहीं है जी। तो ये जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो अवसर है और कई सारे विषयों को चुनने की जो स्वतंत्रता है, जी, मुझे लगता है एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी अगर चाहे तो समाजशास्त्र के, दर्शन के किसी विषय को भी साथ में पढ़े। तो ये जो हम बहुत सारे विषयों को जब एक साथ पढ़ेंगे और हमारी अभिरुचि के विषयों को पढ़ेंगे, तो शायद हम एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक अकादमिक संस्था के रूप में बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा काम है जिसके लिए मुझे लगता है अभी ये हम चर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी हम शायद अभी ये वो समय है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और ये मुझे लगता है धीरे धीरे उसमें स्थायित्व का बोध आना आरंभ होगा आने वाले कुछ सालों में। समाज जिस बात पर विचार करता है, जिस बात पर सोचता है, वो देखता है कि उसकी संतान किस तरह का प्लेसमेंट प्राप्त कर रही है, कहाँ जॉब में लग रही है। तो जो हमारी जो पाठ्यक्रम की संरचना है, उस संरचना में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जॉब सीकर हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, किस तरह की स्किल्स वो चाहते हैं? अगर उनके साथ जिसको हम कहते हैं कि स्कूल इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, उसको लेकर अगर हमें पाठ्यक्रमों की रचना करें, तो जो विद्यार्थी बाहर जा रहा है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अपना स्टार्टअप बनाएगा, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम करेगा या किसी संस्थान में काम करेगा, तो वो सफलता अभिभावकों को आकर्षित करेगी। तो क्या हमें पाठ्यक्रमों में कहीं स्थान देना चाहिए जो जॉब सीकर हैं उनके लिए? नहीं, निश्चित रूप से अब तो इसकी बात बहुत व्यापक ढंग से होने ही लगी है कि किस तरह से इंडस्ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंटरफेस की बात हो रही है जी। लेकिन मुझे एक और बात लगती है, मुझे लगता है कि केवल हमको इतने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। और क्यों हम केवल आजीविका के अच्छे उपार्जन के साधन के रूप में ही शिक्षा को सीमित करें? जी। मान लीजिए
आपकी अभिरुचि किसी और क्षेत्र में एक्सेल करने की, और आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्हें हमें ज़्यादा प्रसारित करना चाहिए कि समाज के और कई सारे फलक हैं जिनमें भी शिक्षा प्राप्त करके बहुत उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है। जी तो क्या हम केवल उद्योग तक सीमित न रखते हुए, उद्यमिता तक सीमित न रखते हुए और कई सारे जीवन के, देखिए रोजगार के उपलब्धता के जो अवसर हैं उनका कोई असीमित नहीं है, उनकी सीमाएं हैं। और यदि उन सीमाओं को समझते हुए यदि मुझे लगता है कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में इस क्षेत्र से ज़्यादा बेहतर उस क्षेत्र में कर सकता हूं जिसमें रोजगार दूसरे ढंग का होगा, लेकिन उसमें मुझे उद्यमिता या उद्योग की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम उस तरह के अवसर भी विद्यार्थियों को अपने अकादमिक परिसरों में प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें? उस तरह से भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे विश्वविद्यालयों के और विद्यालयों के शिक्षक को इस तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वो विद्यार्थी की उस हुनर को पहचाने। कक्षा में उसका चेहरा बोलता है और बहुत कुछ कहता है। तो हम चाहे इतिहास पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका चेहरा कुछ हमें कहता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, मेरे अंदर का कुछ है वो मुझे खोजो। तो ये जो प्रशिक्षण, जो दक्षता हम शिक्षकों को देना चाहते हैं, इस पर कुछ आप अपनी बात कहें कि कैसे प्रशिक्षण आयोजित। मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा काम है। जब तक हमारा शिक्षक समाज इस पूरे परिवर्तन का आत्मसातीकरण नहीं करेगा, जब तक वो 360 डिग्री से इस पूरे नए विचार को अपने अंदर अंतर्भूत नहीं करेगा, जब तक इसका आत्मसातीकरण नहीं करेगा, तब तक हम बड़े परिणामों को नहीं देख सकते। और मुझे लगता है शिक्षक की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे प्रकल्प में। और आप देखिए विजन क्या बोलता है, वो बोलता है वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करना है जी, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल की बात करना है। और ये काम कौन करेंगे? ये काम तो हमारा शिक्षक समाज करेगा। और इसलिए शिक्षक समाज का अपने आप को उसके लिए तैयार करना। और अब देखिए विश्वविद्यालय परिसरों में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लगातार आयोजन के पीछे की जो मंशा है वो ये है कि हम शिक्षकों को धीरे धीरे इन नए विचारों के साथ किस तरह से आगे बढ़ाएं कि वो इन बातों को समझे। और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसको किसी औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। और इस गंभीरता के साथ उसको जब हम, और मुझे एक और चीज़ हमेशा महसूस होती है कि एक शिक्षक चाहे वो किसी भी उम्र में है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। अगर कोई नया विचार आ रहा है, नई तरह की शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, नए ज्ञान के सृजन की बात हो रही है, तो हम शिक्षक के रूप में भी अपने आप को तैयार करें और उसके अनुरूप अपने आप को ढालें, ताकि हम अपने छात्रों तक उस सब बात को संप्रेषित कर सके अपने अध्ययन अध्यापन के माध्यम से। जी जी। जब इसकी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कक्षाओं में सभी योग्यताओं से युक्त विद्यार्थी बैठे होते हैं। और वर्तमान परिदृश्य समावेशी शिक्षा की बात करता है। और समावेशी शिक्षा में हम ये नहीं कहते कि दिव्यांग है, ये लर्निंग डिसेबल है और उसको हम कक्षा में नहीं बिठाएंगे, लेकिन उसके पास भी अपना एक हुनर है। तो इस समावेशी शिक्षा की जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, और हमारी जो उच्च शिक्षा मंत्रालय है वो भी इसी पर अभी बहुत जोर दे रहा है। अभी तक समावेशी शिक्षा की बात विद्यालयी स्तर पर ही की जाती थी, लेकिन अब हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में भी समावेशी शिक्षा के इस दृश्य को देखना है और उसको उसी के अनुरूप व्यवहार करना है। तो वो जो समावेशी शिक्षा का परिदृश्य कक्षा में मिलता है उच्च शिक्षा के मंदिरों में, तो वो जो प्रशिक्षक, जो शिक्षक विद्यालयों से तो निकल के आ गए लेकिन विश्वविद्यालयों में भी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, वो उनके साथ कैसे हैंडल करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, उनका निर्माण कैसे करेंगे? नहीं, ये तो चूँकि जब यहाँ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल समनुरूप शिक्षा के माध्यम से आप वहाँ से निकल कर आए, और यहाँ तो शिक्षा का जो वैविध्य है, और उसके बाद में जिस तरह की बात आप रख रहे थे कि अगर मान लीजिए एक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उन सब की अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं, अलग अलग तरह की अभिरुचियां हैं, अलग अलग तरह की वरीयताएं हैं, उन सब का एक शिक्षक के रूप में पहचान करना और उसके हिसाब से उसका मेंटरिंग करना, उसका हैंड होल्डिंग करना, उसको फैसिलिटेट करना और उसको उस दिशा में प्रवृत्त होने के लिए अभिप्रेरित करना, मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी है। और शिक्षक को ये समझना होगा कि वो किस तरह से उस जिम्मेदारी को आगे लेके जाएगा और उस विविधता को अपने शिक्षण में, अपने शिक्षण अधिगम में, उसके अलावा उसके अपने शिक्षकेतर गतिविधियों के संचालन में
किस तरह से वो लेके जाए, और इन द क्लास एंड ऑफ द क्लास भी किस तरह से वो पूरा उस वातावरण का निर्माण करे, ये सब काम करने की ज़रूरत है। और इन सब के माध्यम से फिर हम शायद शिक्षक छात्र के संवाद को और उसको और बेहतर ढंग से बना पाएंगे, और उससे फिर हम एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण का शायद निर्माण कर पाएंगे, जिसकी की ज़रूरत उस विभेदीकृत छात्र समूह के साथ हमें डील करने के लिए ज़रूरत लगेगी। जैसा कि आपने देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी विद्यालयी बच्चों के साथ संवाद किया और उनकी चिंताएं, उनके अवसाद की परिस्थितियां और उनके मानसिक परिस्थितियों को समझ के उनके साथ वार्ता की। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो अवसाद की स्थितियां या दुश्चिंता की स्थितियां विद्यालय तक ही सीमित हैं या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं? नहीं, मुझे लगता है वहाँ तो और ज़्यादा है। हाँ। और उनका ज़्यादा होना और स्वाभाविक है, क्योंकि आप एक छात्र के रूप में उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जहाँ आपके सामने एक सुदूर क्षितिज दिखाई दे रहा है और आपको लगता है कि अभी उसको प्राप्त करने के लिए मुझे पता नहीं किस तरह के मार्गों से गुजरना होगा। और व्यावसायिक और पारिवारिक दोनों चुनौतियां बहुत बड़ी हो चुकी होती है उस समय, क्योंकि उस समय आप उम्र के उस दोराहे पर होते हैं जहाँ से आपको कई बड़े निर्णय लेने होते हैं जी। और यदि आपको सफलता नहीं मिली जो अपेक्षित थी, तो आप सोचिए कि वहाँ तो अवसाद के बड़े कारण हैं। और उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उन छात्र समूहों को किस तरह से संबोधित करें कि वो यह समझें कि हार में भी बहुत सारे अवसर छुपे होते हैं। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार को उस तरह से न लेते हुए एक विद्यार्थी के रूप में हम छात्र और शिक्षक के संवाद के माध्यम से इन बातों को आगे बढ़ाएं कि किस तरह से एक अवसर खत्म हो जाने से जीवन खत्म नहीं होता है। जीवन तो उससे भी बहुत आगे है और बहुत बड़ा है। हम ये कहें कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी एक संवाद का एक उचित प्लेटफॉर्म होना आवश्यक है, जिसमें अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेंटर मेंटरशिप की बात करती है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो निर्देश दे दिया, लेकिन वास्तविक धरातल पर विश्वविद्यालयों में अभी मेंटर मेंटरशिप की जो परिस्थितियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो ये किस तरह से हम उसको आगे क्रियान्वित करें और ताकि विद्यार्थियों के बीच भीतर एक संवाद बने, शिक्षक अध्यापक का बने, विद्यार्थी विद्यार्थी का बने, तो अवसाद की परिस्थितियां न बने और विद्यार्थी का जो भीतर की जो क्षमताएं हैं वो उजागर होकर निकलें। आप इस पर अगर कोई विचार रखें तो। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, वो जो दस्तावेज है वो दस्तावेज दिशा निर्देश है हमारे लिए जी। और वो दिशा निर्देश जब तक हमारे कठोर संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। उसमें कई बार जो हमारा समूह है शिक्षक के रूप में, वो जब तक उन परिवर्तनों की जो समझ है वो विकसित नहीं कर लेगा, जब तक उसको ये परिवर्तन जो कि हमको ये कहता है कि हमें ये सब करना चाहिए, जब तक हम छोटे छोटे प्रयोग, और मुझे लगता है कि अब जिस तरह के हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में हैं, ये बेस्ट केस स्टडीज़ को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उसका अधिकतम प्रसार हो। तो मान लीजिए कोई बेस्ट लर्निंग एक्सरसाइज है किसी सुदूर दक्षिण के विश्वविद्यालय की या सुदूर उत्तर पूर्व के विश्वविद्यालय की या किसी उत्तर के विश्वविद्यालय की, किसी पश्चिम के विश्वविद्यालय की, तो क्या उसका हम मध्य भारत के विश्वविद्यालय के लोग उसका उपयोग करें या हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो लोग उपयोग करें, और ये क्रॉस लर्निंग होना चाहिए। जी जी। और हम कई सारी चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के बीच में भी एक संवाद स्थापित होने की आवश्यकता है और जो उनकी अच्छाइयाँ हैं और वो जो बहुआयामी संस्कृति है वो किस तरह से हम आदान प्रदान कर सकें। विद्यार्थी का हुनर केवल वो मध्य प्रदेश का ही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, वो तो संपूर्ण राष्ट्र पर है। तो इस हुनर को वह अपनी आभा को संपूर्ण राष्ट्र में बिखेरते हुए जो हमारा विद्यार्थी मानव शक्ति के रूप में समाज को मिल रहा है वह इस राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। ये थे हमारे बीच प्रोफेसर यतेंद्र सिंह सिसोदिया, निदेशक मध्य प्रदेश समाज विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन, और सर अनुसंधान के क्षेत्र में लंबे वर्षों से इस मध्य प्रदेश को अपनी उच्च शैक्षणिक क्षमताओं के माध्यम से पूरे समाज को वह योगदान देते आ रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय में मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर में आप समय निकाल कर पधार सके और हमारे विद्यार्थियों के लिए
आपने उपयोगी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और EMMRC सेंटर के निदेशक की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।